कम उम्र में ही मैं दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई थी। मुझे तो शादी के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी मूवी देखकर मुझे थोड़ा सा आइडिया जरूर था कि पति क्या करते हैं। सुहागरात में मेरी तारीफ की जाएगी, मुझे शर्माना होगा, पर मुझे ये नहीं मालूम था ये रात मेरी बहुत तकलीफ में गुजरने वाली है। कम उम्र और ऊपर से यह सब। शादी से पहले मेरी बहन मेरे साथ ही सोती थी। वह रात भर मोबाइल पर न जाने क्या देखा करती थी कि मेरे कान तक भी आवाज नहीं आती थी, लेकिन आधी आधी रात तक वह जागती रहती और बस फोन देखा करती। जब भी मैं उसके फोन को देखती तो झट से फोन बंद कर लेती थी, जैसे वह मुझसे कुछ छुपा रही हो। वह पसीने से भीगी रहती थी, सांस छड़ी हुई होती थी। एक दिन रात को मैं जब सोई थी तो मेरे बगल में ही लेटकर न जाने वह कैसी कैसी आवाज निकाल रही थी। मैंने इस बार करवट नहीं ली थी, मैं उसे देखना चाहती थी। आखिर यह किस तरह की आवाज है? क्या इसे कोई तकलीफ हो रही है? वह अजीब सी सिसकियां ले रही थी। एक रात वह अजीब तरह से अपने वनों मसल रही थी और फोन पर कुछ देख रही थी। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम थी। फिर भी मैंने पूछ ही लिया, दीदी क्या हुआ, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं? मुझे लगा शायद उसे वहां पर दर्द हो रहा होगा। वह कहने लगी, हाँ मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है, इसलिए मुझे यहाँ दबाना पड़ रहा है। मैंने कहा, मैं मसाज कर दूं? तो वह कहने लगी, हाँ कर दो, शायद थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन लाइट मत जलाना। दीदी ने फोन की लाइट जलाई और मैं कमरे में पड़ी तेल की शीशी लेकर दीदी की मसाज करने उनके पास आई। दीदी अजीब तरह की आवाज निकाल रही थी। मैंने कहा, अगर ज्यादा तकलीफ है तो तुम्हें दवाई दे दूं? वह घबराते हुए बोली, नहीं मुझे दवाई नहीं चाहिए, बस हल्के हाथों से मसाज करती रहो। सचमुच पहली बार मुझे यह एहसास हो रहा था कि उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, बल्कि उसे वह सब अच्छा लग रहा था। मसाज करते करते मेरे हाथों और कलाई में दर्द होने लगा, लेकिन दीदी अपने हाथों से मेरे हाथों को पकड़कर जोर जोर से दबा रही थी और कह रही थी, बस तुम बिल्कुल भी मत हटाना। अब मुझे पूरा एहसास हो गया था कि वह कुछ गलत करवा रही है, उसे कहीं कोई तकलीफ नहीं है। मैंने दीदी से कहा, दीदी बस करो, अब मेरी बाजू भी दर्द करने लगी है। मैं मसाज करने से हट गई। उसने कहा कि तुम सो जाओ, क्यों मेरा मूड खराब कर रही हो? जब तुम मेरी उम्र की हो जाओगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने पूछा, दीदी मुझे भी बताओ, क्या बड़े होकर मेरे साथ भी ऐसा ही होगा जो तुम्हें हो रहा है? वह कहने लगी, अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें कैसे समझाऊं, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें अपने फोन में कुछ दिखाती हूँ। फिर उसने मुझे फोन में जो दिखाया उसे देखकर मैं दंग रह गई। मेरी उम्र भले ही कम थी, लेकिन कुछ कुछ एहसास मुझे भी हुआ था। मेरी बहन की शादी बहुत जल्द ही हो गई थी और मैं उस वक्त पढ़ाई कर रही थी। अब मुझे हर रात उसकी आदत हो गई थी, लेकिन दीदी नहीं थी तो मन मनाना पड़ता था। मुझे अपनी बहन की बातें सभी याद आ गई थी और मैं समझ गई थी आखिर मेरी बहन फोन पर क्या करती थी और उसके साथ ये सब क्यों हो रहा था। बहन की शादी के 2 साल बाद मेरी बहन गुजर चुकी थी और फिर मेरे जीजा से मेरी शादी मेरे मम्मी पापा ने बाली उम्र में ही कर दी थी। शादी की पहली रात थी। मैंने मोबाइल में जो देखा था वह सब याद आ रहा था कि आज मेरा पति भी मेरे साथ वैसा ही करेगा। जैसे ही पति कमरे में आए, आते ही कहने लगे, अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ मेरे सामने, अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि आज हम दोनों के बीच क्या होने वाला है। वह मेरे करीब आ गए, इतना कि उनकी सांस मैं महसूस कर सकती थी। मुझे उनसे शराब की बू आ रही थी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। मेरी धड़कन अपने आप तेज हो रही थी। मैं उस बात की कल्पना कर रही थी जो मेरे साथ होने वाला था। डर भी लग रहा था और उस पल का बेसब्री से इंतजार भी था। मैं तो पहले ही बहुत शर्मीली थी। मैं हर वक्त पर्दे में रहने वाली लड़की थी। मेरी बहन के मरते ही मुझे अपने जीजा के साथ शादी जैसे पवित्र रिश्ते में बांध दिया गया था। मुझे तो उनके सामने शर्म महसूस हुई थी। पता नहीं वह किस जन्म का बदला मुझसे लेना चाहते थे। वे हर तरह से मुझे परेशान करना चाहते थे। मैं तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी, लेकिन उसने आगे बढ़कर जब मुझे अपनी बाहों में लिया तो मैं कांपने लगी थी। मैं तो एक नाजुक सी लड़की थी, अभी उनके चौखट पर कदम ही रखा था, लेकिन मेरे पति ने मुझे खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। मैं सोच रही थी, जब शुरुआत ही इतनी भयानक है तो आगे इनका रूप कैसा होगा। फिर शुरू हुआ ऐसा खेल जो हर पति पत्नी के बीच में होता है। मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि मुझसे तो अब उठा भी नहीं जा रहा था। मेरी नाजुक जगहों पर दर्द हो रही थी। मैं रात भर बर्दाश्त करती रही। अब इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि मेरा पूरा जिस्म तकलीफ की वजह से टूट रहा था। मैं अब अपनी हिम्मत हार बैठी थी।
आंखें बंद करके बड़ी मुश्किल से मैं अपने जिस्म को संभालते हुए उठी। मेरी नज़र बालकनी में पड़ी तो वहां मेरे पति बिना शर्ट के खड़ा था। मुझे तो अब पति से नफरत सी होने लगी थी, जिसने मुझ पर बिना तरस खाए मुझे बहुत तकलीफ देने की कोशिश की थी। जब नहाने के लिए वॉशरूम गई तो जैसे जैसे गर्म पानी मेरे जिस्म पर पड़ रहा था, वैसे वैसे मेरे जिस्म से तकलीफ दूर हो रही थी। नहाने के बाद मैं बाहर आई कि इतनी देर में पति कमरे में आया। मेरे गीले बालों को देखते ही कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभी नहाने की? मुझसे पूछे बिना नहा कैसे सकती हो? क्या तुमने मुझसे पूछा? मेरे जज्बात अभी ठंडे नहीं हुए। तुम हो कि अभी से नहाकर बैठ गई। मैं तुम्हारे जिस्म को अपनी आंखों में बसा लेना चाहता हूं। पति की बातें सुनकर मेरी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। मेरे तो अब हाथ पैर भी कांपने लगे थे। रात भर की पति की हैवानियत से मैं पहले ही टूट चुकी थी। रात की वह तस्वीर एक बार फिर मेरी आंखों के सामने घूम गई थी। पति मेरे पास आया और मेरे दुपट्टे को खींचकर दूर फेंक दिया। मैंने उसी टाइम रोना शुरू कर दिया। कल रात से तुम्हारे हैवानियत को बर्दाश्त कर रही हूं। मुझे अब बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं फिर उस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब मुझ में किसी भी तरह की हिम्मत नहीं कि फिर से तुम्हारी हैवानियत को बर्दाश्त करूं। रात भर तुमने मुझे एक लंबी सांस भी लेने नहीं दिया। मुझे बहुत तकलीफ भी हो रही है और रात भर न सोने की वजह से मेरा सर भी बहुत दुख रहा है। इसलिए प्लीज मुझे आराम करने दो। मैं अब सोना चाहती हूँ। वह कहने लगे, तुम यहाँ पर अपनी बहन के बदले में आई हो। तुम्हें चाहिए कि मुझे आराम पहुंचाओ। अभी मेरा दिल नहीं भरा। अभी तो मेरे जज्बात ठंडे नहीं हुए। अब मेरे जज्बातों को ठंडा तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? इतना कहने के बाद मेरे पति मुझ पर टूट पड़े। मैं दर्द से कराह उठी। प्लीज मुझे छोड़ दो। बड़ी मुश्किल से मेरे गले से आवाज निकल रही थी। मैं दर्द से रोने लगी थी। वह कहने लगे, इतना भी तड़पने की जरूरत नहीं। ये सब तो अब तुम्हें रोज सहना होगा। अब इस सब की आदत डाल लो। मेरे सामने इतना भी नाजुक बनने की कोशिश मत करो। मुझे नाजुक लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हारा इस तरह से तड़पना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि तुम भी मेरा भरपूर साथ दो। मैं तो उसकी बातों से थक चुकी थी। वह हर तरह से मुझे परेशानी और तकलीफ देना चाहता था, क्योंकि वह मुझसे मेरी बहन का बदला लेना चाहता था। अब की बार तो मुझसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। जैसे जैसे रात बीत रही थी, उसकी हैवानियत रात के उस अंधेरे में बढ़ती जा रही थी। आज दूसरा दिन शुरू हो गया था। हल्की हल्की रोशनी भी खिड़की से आ रही थी, लेकिन पति की हैवानियत बढ़ती गई थी। वह मुझसे दूर होने का नाम भी नहीं ले रहा था। मेरी आंखों से आंसू निकलकर तकिए को भिगो रहे थे। मेरा पूरा जिस्म दर्द से कांप रहा था। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, काश मेरी बहन न मरी होती। उसके बदले इनकी बीवी बनकर यहाँ पर ना आई होती। इनका पागलपन और हैवानियत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मुझे शादी की पहली रात इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। अब सुबह के 7 बजे बज रहे थे। कमरे में हल्की रोशनी फैल गई थी। जब मेरे पति के जज्बात थोड़े ठंडे हुए तो उन्होंने मुझे खुद से दूर किया और कहने लगे, जाओ, अब जाकर नहा सकती हो, लेकिन अब की बार यह ध्यान रखना, मुझसे पूछे बिना नहीं नहा सकती। ये कहकर वह सोने के लिए लेट गए। मुझसे तो हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। मेरा अंग अंग दुख रहा था। मेरी तकलीफ और ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब मुझ में नहाने की भी हिम्मत नहीं थी। मेरा पूरा जिस्म तकलीफ से चूर हो रहा था। आंखों से आंसू टपक रहे थे। किसी तरह मैं नहाकर वापस आई। थोड़ा सा आराम करने के लिए पति के दूसरी तरफ जाकर सोने के लिए लेटी ही थी कि पति मेरे पास आ गया। मेरा तो मन ही नहीं हो रहा था तुमसे दूर होने का। तुम्हें अपनी बाहों में लेते हुए मुझे सुकून मिल रहा है। वह गहरी नींद में रहते हुए भी इस तरह की बातें कर रहा था। अभी तो बस शुरुआत थी। मुझे तो इतनी तकलीफ हो रही थी कि 1 मिनट के लिए सो नहीं पाई थी। करीब 9 बजे मैं नहाकर बाहर आई थी और सीधा किचन की तरफ गई। मेरी सास किचन में खड़े नाश्ता बना रही थी और जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मुस्कुराते हुए कहने लगी, बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारा पति कहाँ है? अभी तक नहीं जागा क्या? मैंने नामे सिर हिला दिया, फिर चुप हो गई। अच्छा, चलो तुम नाश्ता कर लो, मैं उसे जगा देती हूँ। मैंने कहा, नहीं मम्मी जी, आप रहने दो। मैं खुद नाश्ता लेकर जाऊंगी और वहीं पर साथ बैठकर नाश्ता कर लूंगी। जब मैं यह कह रही थी तो माँ जी की नजरें मेरे दुपट्टे से मेरी गर्दन पर जा रही थीं, जहां पर ना जाने कितने काटने के निशान बने हुए थे। उन निशानों को देखकर माँ जी का दिल बुझ सा गया। पति की दरिंदगी का साफ साफ मेरी गर्दन पर निशान नजर आ रहा था। माँ जी अफसोस भरी निगाहों से मुझे देख रही थी। शायद वह दिल ही दिल में सोच रही थी कि वह कम से कम मुझ पर तरस तो खाता। माँ जी ने बहुत ही हिम्मत से मुझे कुर्सी पर बिठाया और कहने लगी,
बेटा मेरी बात सुनो। वो मेरे चेहरे को हाथ में लिए अपनी आंखों में भरती हुई कहने लगी, देखो बेटा, तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। तुम सब कुछ जानती हो कि तुम्हारी दीदी के जाने के बाद वह पहले से कितना घाव खा चुका है। उसने मजबूरी में तुमसे शादी की हाँ भरी और अभी उसका घाव ताज़ा है, लेकिन तुम्हें सोच समझकर उसे हैंडल करना होगा। मेरी बच्ची, यह सब तुम्हारी बहन का दिया हुआ घाव है जो तुमसे बदला लेकर पूरा करना चाहता है, लेकिन तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा और तुम्हें अपनी मोहब्बत से उसके दिल के घाव को भरना होगा। तुम्हें उसका दिल जीतना होगा, लेकिन देखना वक्त के साथ साथ वह बिल्कुल बदल जाएगा, तुम्हारे साथ मोहब्बत से पेश आने लगेगा। तुम उसकी मोहब्बत के काबिल हो, बस तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए। फिर देखना तुम्हारी जिंदगी संभल जाएगी, बस तुम्हें चुप रहना होगा। मम्मी जी मेरे दुपट्टे को सेट करते हुए मेरे गर्दन के निशान को छुपाने की कोशिश कर रही थीं, ताकि मेरे पति की दरिंदगी किसी के सामने आने से छुपा सके। एक पल के लिए मेरी आंखों में आंसू भर गए थे। सासू माँ के गले लगकर मैं बहुत जोर से रोने लगी। मम्मी जी, मुझे उनकी हैवानियत से बहुत तकलीफ हो रही है। एक ही रात में उन्होंने मेरी हालत खराब कर दी। फिर मैं हर दिन उनकी हैवानियत को कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी। फिर सासू माँ ने कहा, बेटी, थोड़ी मदद मैं भी करूंगी तुम्हारी, लेकिन याद रखना उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार जगाने में वक्त भी लग सकता है। बस तब तक तुम्हें सब्र रखना होगा और उसकी सभी आदतों को चुप रहकर सहन करना होगा। फिर मैं भी सासू माँ से कहा, मम्मी जी, मैं एक बात जानना चाहती हूँ। मेरी दीदी को क्या हुआ था? क्योंकि उस समय मैं काफ़ी छोटी थी। मैं आज भी बड़ी नहीं हुई हूँ। अभी भी मैं नासमझ ही हूँ। भले ही मेरी उम्र 18 साल है, लेकिन मुझ में समझ नहीं है। मेरी दीदी को क्या हुआ था जिसके बाद मेरे पति उन्हीं का कोई बदला मुझसे निकाल रहे हैं? उन्होंने कल रात कहा भी था कि तुम्हारी बहन का बदला मैं तुमसे लूंगा। सासू माम पहले तो चुप रही, फिर कहा, देखो, तुम ये मत कहना कि मैं क्या कह रही हूँ तुम्हारी दीदी के बारे में। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी दीदी से प्यार नहीं था। वह मेरी बेटी जैसी थी। जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं चला था तब तक, लेकिन जब सच्चाई का पता चला तब से मैं भी बहुत टूट चुकी थी। थोड़ी देर के लिए मम्मी जी ये कहते हुए चुप हो गए। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मैंने कहा, मम्मी जी, ऐसी क्या सच्चाई थी, मुझे भी बताओ, मैं सुनने के लिए व्याकुल हूँ। मम्मी जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, जब तुम्हारी बहन शादी करके इस घर में आई थी, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। वह पूरा घर संभाल रही थी, सभी का अच्छे से ख्याल रख रही थी। तुम्हारा पति राकेश भी उसे बहुत पसंद करता था। उसे किसी चीज की कमी नहीं आने देता था। राकेश एक कंपनी में जॉब करता था और अच्छा काम रहा था, लेकिन वह कंपनी यहाँ से मुंबई शिफ्ट हो गई। राकेश को भी वहां जाना था, लेकिन उसका मन नहीं कर रहा था तुम्हारी दीदी को छोड़कर जाने का। तुम्हारी दीदी ने उसे खुद कहा कि तुम आराम से जाओ और जब मन करे तब आ जाना। घर पर तुम्हारे माता पिता की सेवा करने वाला भी तो कोई चाहिए। मैं यहाँ रहकर इनका ख्याल रखूंगी। बस तब तक मैं भी टाइम पास के लिए छोटी मोटी कोई नौकरी करना चाहती हूँ। तुम मुझे किसी कंपनी में जॉब लगवा दो। राकेश ने कहा, ठीक है। एक कंपनी में उसका कोई दोस्त था। राकेश ने उससे बात की और कहा कि उसकी बीवी को बात करके इस कंपनी में लगवा दे। उसके दोस्त ने कहा, मैं 2-3 दिन में तुझे बता दूंगा, चिंता मत कर। इस कंपनी में वैसे भी एक महिला कर्मचारी की जरूरत है। राकेश को अगले दिन जाना था। उसने तुम्हारी बहन को अपने उस दोस्त का नंबर दिया और कहा कि पता करते रहना। अगले दिन राकेश मुंबई के लिए रवाना हो चुका था। 2-3 दिन बाद तुम्हारी बहन ने कंपनी में नौकरी भी शुरू कर दी थी। वह सुबह घर के सारे काम करके नौकरी पर जाती थी और शाम को समय पर आ जाती थी। लेकिन कुछ दिन बाद वह देर से आने लगी। हमें कहती कि आजकल कंपनी में काम ज्यादा बढ़ रहा है, कभी कभी मुझे कंपनी में ही रुकना पड़ सकता है। मैं तुमसे बेटी की तरह मानती थी, इसलिए मैंने कहा, जैसा तुझे ठीक लगे, पर राकेश को बता देना जब तुम घर नहीं आओगी। वह कई बार कंपनी में ही रुकती थी। मैं तो यही सोचती थी कि शायद वह राकेश को सब कुछ बता देती होगी, लेकिन वह कुछ नहीं बताती थी। राकेश को हर वक्त किसी को भी सरप्राइज देने का बहुत शौक था। वह अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था और एक दिन सीधा वह बिना बताए शाम को घर पहुंच गया। वह अपने साथ बहुत सा सामान और तुम्हारी बहन के लिए एक महंगा गिफ्ट लेकर आया था। जब उसने घर में देखा कि वह नहीं है तो मुझसे पूछा कि वह अब तक क्यों नहीं पहुंची। मैंने कहा, फोन करके देख, तेरी उससे बात होती होगी तो तुझे पता होना चाहिए। वह तो कई बार कंपनी में ही रुक जाती है, तुझे ये खबर तो है ना। राकेश हैरानी से मुझे देखने लगा और कहने लगा, क्या कंपनी में रुकती है, वह भी रात को? मुझे तो मालूम ही नहीं है। मुझे तो उसने कभी भी नहीं बताया। उस समय मुझे भी मालूम हुआ कि वह राकेश को बिना बताए कंपनी में रुक जाती थी। राकेश के हाथों से सामान का थैला और वह गिफ्ट जो तुम्हारी दीदी के लिए लाया था नीचे जमीन पर गिर गया। उसने झट से फोन निकाला और तुम्हारी दीदी को फोन किया। उसने पूछा, तुम कहाँ हो? वह कहने लगी,
मैं तो घर पर हूं और कमरे में आराम कर रही हूं। राकेश को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने किसी तरह अपने आप पर काबू किया और प्यार से बात करने लगा, ताकि तुम्हारी दीदी को यह शक ना हो कि वह घर पर आया है और उसे मालूम है कि तुम्हारी दीदी घर पर नहीं है। राकेश ने तुम्हारी दीदी को यह एहसास दिलाया कि वह मुंबई में ही है। थोड़ी देर बात करने के बाद राकेश ने फोन कट कर दिया। वह बहुत गुस्से में था और गुस्से गुस्से में ही वह घर से निकल गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। राकेश सीधा उस कंपनी में गया जहां तुम्हारी दीदी काम करती थी, क्योंकि उस कंपनी में राकेश का दोस्त भी था, जिससे राकेश की बात हुई थी तुम्हारी दीदी को नौकरी दिलवाने के लिए। उसका नाम योगेश था। राकेश उसका कमरा तक भी जानता था। कंपनी बंद हो चुकी थी। फिर राकेश सीधा उसके कमरे तक पहुंच गया। योगेश के कमरे के बाहर राकेश ने खिड़की से जब अंदर झांककर देखा तो अंदर का नजारा देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसने एक एक दृश्य अपने मोबाइल में कैद कर लिया। तुम्हारी बहन और योगेश दोनों एक साथ वह सब कर रहे थे। राकेश ने वह वीडियो तुम्हारे माता पिता को भी भेजी थी। मैंने और तुम्हारे ससुर ने भी देखा था। उस वीडियो में तुम्हारी बहन योगेश से कह रही थी, योगेश, मेरा पति तो मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। जब वह घर पर था तब भी वह शाम को थका हारा आता और चुपचाप सो जाता। अब तो कई दिनों से वह घर भी नहीं आया है। मैं बहुत प्यासी थी और तुमने मुझे बहुत खुश किया। अब जब भी मेरा मन करेगा मैं तुम्हारे पास आ जाया करूंगी। तुम मुझे इस तरह का पाठ पढ़ाना ताकि मैं कई दिनों तक ना आ सकूं। तुम असली मर्द हो। मेरा पति तो नामर्द है, वह मुझे खुश नहीं कर पाता। वह वीडियो देखकर मेरी तो रुख कांप गई। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वह ऐसी भी होगी। मैं उसे बेटी की तरह मानती थी, लेकिन वीडियो देखकर वह मेरे दिल से बिल्कुल उतर गई थी। तुम्हारे माता पिता ने राकेश से कहा कि इस लड़की को कह देना कि अब तेरे माँ बाप के लिए तू मर चुकी है। तूने जो काम किया है जिंदगी भर के लिए हमारा नाम भी बदनाम कर दिया है। अब वह कभी उसका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। राकेश उससे प्यार करने लग गया था, लेकिन जब उसकी असलियत सामने आई उसे औरत जात से नफरत होने लगी। अगली शाम को तुम्हारी दीदी घर आई और राकेश को घर में देखा तो वह घबरा गई। राकेश ने दरवाजे पर से अंदर उसे नहीं आने दिया और कहा, अब तुम इस घर को हमेशा के लिए भूल जाओ। ये घर अब तुम्हारा नहीं रहा और न इस घर के लोग। अगर तुम मायके जाना चाहती हो तो वह भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। उनके लिए तुम मर चुकी हो। वजह अगर तुमने जाननी है तो मैं तुम्हारे मोबाइल पर कुछ भेज रहा हूं, जाते समय उसे भी देखती जाना। तुम्हारी दीदी बिना सवाल जवाब किए वापस मुड़ गई। शायद उसे यह लग गया होगा कि उसके बारे में सभी को पता चल गया है। कुछ दिनों बाद खबर मिली थी कि तुम्हारी दीदी और योगेश दोनों कमरे में मरे हुए पाए गए। फिर मेरी सास ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटी, बुरा मत मानना, आज हम तुम्हारी दीदी का नाम भी कभी सुनना नहीं चाहते। उसने कई दिलों को तोड़ा है और 2 घरों की खुशियों को उजाड़ा है। बस राकेश तुम्हारी दीदी का बदला तुमसे ले रहा है। वह समझता है कि हर औरत शायद इसी काम की भूखी होती है, इसलिए वह ये सब कर रहा है। राकेश पहले ऐसा नहीं था। वह बहुत समझदार और अच्छा लड़का था। तुम्हारी दीदी की वजह से आज वह ऐसा हो गया है। जब मैंने सासू माँ के मुंह से ऐसी बात सुनी, मैं राकेश को समझने लगी थी। आज मेरे पति की जो हैवानियत थी वह मेरी दीदी की वजह से थी। सासू माँ ठीक कहती थी कि थोड़ा वक्त लगेगा और मुझे वह वक्त देना था। आज रात फिर से मुझे अपने पति को झेलना था। मैंने भी मन बना लिया कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी। शाम को जब मेरे पति मेरे पास आए, मैंने उनसे सिर्फ एक बात कही, मैं दीदी की तरह नहीं हूं। मेरे माँ बाप ने जो बेइज्जती दीदी की वजह से सहन की है वह मैं कभी नहीं होने दूंगी। तुम चाहो तो अगर मुझे मार दो तो भी मैं कुछ नहीं बोलूंगी, भले ही मैं कितनी ही तकलीफ में क्यों ना हूं। मेरे पति अब पहले से भी ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि मैंने दीदी की बात छेड़ दी थी। उन्होंने कहा, भले ही तू अपनी दीदी की तरह ना हो, लेकिन है तो एक औरत ही। मेरे मुंबई जाने के बाद तू भी ऐसा काम नहीं करेगी, इसकी क्या गारंटी है? मैंने कहा, मुझे इस काम से नफरत हो चुकी है, फिर भला मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ? मुझे मर जाना मंजूर है, लेकिन जो दीदी ने किया वह मैं कभी सोच भी नहीं सकती। ये कहते कहते मेरी आंखों से आंसू भी टपक रहे थे। मेरे उन आंसुओं ने मेरे पति को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपनी आवाज को शांत किया और धीमे लहजे में कहा, जितना तुम डर रही हो मैं उतना भी बुरा नहीं हूं। अगर मुझे मारना ही होता तो मैं तुम्हारी दीदी और उस आदमी को जो उसके साथ था, उन दोनों को उसी वक्त मार देता। मैं भी इंसान हूं और सुखी जिंदगी जीना चाहता हूं। ये कहते हुए मेरे पति कुछ देर के लिए खामोश हो गए। मैं धीरे से उनके करीब गई और उनका हाथ पकड़कर कहा, देखिए, मैं आपकी पत्नी भले ही हूं, लेकिन अभी मेरी उम्र इतनी नहीं हुई है कि मुझे हर बात का ज्ञान हो। मेरी सोच समझ और बुद्धि अभी बचपने की है। मेरा तो मन करता है कि मैं अभी भी खिलौनों से खेलूं।
मेरे माँ बाप ने मुझे तुम्हें सौंपा है। अब मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरी गलतियों को चाहो तो माफ भी कर सकते हो और अगर चाहो तो सजा भी दे सकते हो। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। फिर मेरे पति में भी बदलाव नजर आया। उन्होंने कहा, सचमुच तुम और तुम्हारी दीदी में बहुत फर्क है। तुम उम्र में भले ही छोटी हो, लेकिन तुम्हारी समझ उससे कहीं ज्यादा है। फिर पति ने मुझे प्यार से गले लगाया और मुझे प्यार से चूमते रहे। उनका स्वभाव मेरे प्रति बहुत नरम था। कोई भी हैवान उनके अंदर नहीं भरा था। उन्होंने मुझे बहुत देर तक प्यार किया। उसके बाद उन्होंने मुझ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं दिखाई, बल्कि जो कुछ किया वह इतने प्यार से कि मुझे तकलीफ नहीं बल्कि बहुत अच्छा लगा। इसके बाद वह पूरी रात भर मुझे गले से लगाकर सोए रहे। जब सुबह उठे उन्होंने मुझे कहा, जाकर नहा लो और माँ के साथ किचन में हाथ बटाओ। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मैंने सोचा नहीं था कि एक ही दिन में मेरे पति में इतना बदलाव आ जाएगा। मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई और सासू माँ के साथ रसोई के काम में हाथ बटाने आ गई। सासू माँ ने मेरी तरफ देखा, मैंने भी उनकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। वह मेरी मुस्कुराहट का मतलब समझ चुकी थी। फिर भी उन्होंने पूछ लिया, तुम्हारी रात किसके साथ बीती, एक शैतान के साथ या फिर एक इंसान के साथ? मैं नजर झुकाए मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी, एक इंसान के साथ। सासू माँ बहुत खुश हो गई, बोली, मैं तो तुझे लंबे समय तक इंतजार करने के लिए कह रही थी, लेकिन तूने एक ही रात में ऐसा क्या जादू किया जो वह तुम्हारे साथ शैतान से इंसान बन गया? मैंने कहा, मम्मी जी, शायद मेरी आंखों से गिरते आंसुओं ने उन्हें मेरी तकलीफ बता दी। उस दिन के बाद मेरे पति में पूरी तरह बदलाव आ गया था। कुछ दिन हम दोनों साथ रहे, फिर मम्मी जी ने कहा कि हम दोनों मुंबई चले जाएं और कुछ समय के लिए दोनों साथ रहे। मैं मुंबई गई और कुछ समय बाद जब हम घर आए तब मैं घर पर ही रही। आज मुझे अपने पति के साथ शादी किए हुए 10 साल हो गए हैं। मेरे 2 बच्चे भी हैं और मैं घर पर अकेली भी रहती हूँ, लेकिन कभी भी मैंने अपने पति को धोखा नहीं दिया, क्योंकि हर औरत एक जैसी नहीं होती। कोई किसी का विश्वास तोड़ता है तो कोई विश्वास बनाए रखने के लिए जिंदगी भी दांव पर लगा देता है। तो दोस्तों, आप बताइए कि आप औरत को किस नज़र से देखते हैं? हवस भरी नज़र से या सम्मान भरी नज़र से? बस याद रखिए, औरत माँ भी होती है, बहन भी और बेटी भी। पति पत्नी के बीच विश्वास ही दोनों के रिश्ते को मजबूत बनाता है और धोखा कई लोगों की खुशियों को उजाड़ देता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की रोमांटिक और दिल छू लेने वाली कहानियां मिलती रहेगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, जल्द मिलती हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।